दोस्तों, क्राइम की कहानियां तो मैंने आपको पहले भी बहुत सुनाई हैं, लेकिन इस कहानी के बारे में रिसर्च करते वक्त मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। प्रीति राठी केस 2013 का वो केस जिस पर पूरा देश रोया था। आपने हैवानियत की दर्जनों कहानियां सुनी होंगी, लेकिन जो सच्ची कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनकर आप भी सिहर जाएंगे और अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। 2013 में घटी इस घटना पर तब लगभग पूरा देश रोया था। वहीं इस केस की सुनवाई कर रहे जज ने फैसला सुनाते समय ऐसी टिप्पणी की थी जिसे सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए थे। ये देश का पहला ऐसा तेजाब कांड था जब किसी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले सिर्फ बांग्लादेश में तेजाब फेंकने पर फांसी की सजा का प्रावधान था, लेकिन इस केस के बाद इंडिया दुनिया में ऐसा दूसरा मुल्क बना जिसने तेजाब फेंकने पर किसी को फांसी की सजा सुनाई थी। तो आइए बिना देर किए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंसार और आप सबका स्वागत है क्राइम स्टोर के इस चैनल पर। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। 23 साल की प्रीति बहुत खुश थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उसका इंडियन नेवी में नर्स के तौर पर सिलेक्शन जो हो गया था, उसकी जी तोड़ मेहनत और लगन की वजह से उसे इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी, जिसे पाकर वो फूले नहीं समा रही थी। उसके सपने अब सच ही होने वाले थे। वो बस उनसे अब कुछ ही कदमों की दूरी पर थी। जॉब स्टार्ट करके अब वो पापा की हेल्प और अपने दोनों भाई बहन हितेश और तनु का भी ख्याल रखना चाहती थी, क्योंकि प्रीति इस बात को अच्छे से जानती थी कि पापा अकेले ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते थक गए थे। लेकिन अब उसके जॉब ज्वाइन करते ही ये सारी परेशानियां दूर होने वाली थीं। घर पर बहुत ही खुशी का माहौल था। अगले दिन प्रीति को मुंबई के लिए निकलना था, क्योंकि प्रीति की ज्वाइनिंग INHS अश्विनी यानी कि इंडियन नवल हॉस्पिटल शिप मुंबई कोलाबा में होनी थी। प्रीति ने अपना बैग पैक कर लिया था और जाने के लिए तैयार थी। चूंकि वो पहली बार शहर से बाहर जा रही थी, इसीलिए उसके पापा अमर सिंह और अंकल विनोद कुमार दहिया और आंटी सुनीता दहिया भी उसके साथ जाने वाली थी। अगले दिन 1 मई 2013 को उसे मुंबई के लिए रवाना होना था। 3:40 पर गरीब रथ एक्सप्रेस की 4 टिकटें पहले से ही बुक थीं। दिन का उजाला नई मुस्कान के साथ हाजिर था। प्रीति अपनी माँ को गले लगाती है और अपने छोटे भाई बहन के साथ थोड़ी शरारत करने के बाद उन्हें मम्मी पापा का ख्याल रखने के लिए कहती है। फिर वो अपने अंकल आंटी और पापा के साथ दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गई। उन्हें दोपहर के 3:40 की ट्रेन पकड़नी थी। गनीमत ये रही कि वो वक्त पर पहुंच गए और उन्हें सीट मिल गई। अब वो इस लंबे सफर का आनंद लेने के लिए तैयार थे, क्योंकि ट्रेन को 16 घंटे लंबा सफर तय करना था। तब जाकर कहीं वो सपनों की नगरी मुंबई में पहुंचती। इस ट्रेन में काफी भीड़ भाड़ थी। सीट पर जितने लोग थे वो तो थे ही, इसके अलावा काफी लोग खड़े भी थे, इसलिए डिब्बे के अंदर गहमा गहमी कुछ ज्यादा ही थी। जल्दी ही दिल्ली को पीछे छोड़ खेत खलियानों को पार करते हुए ट्रेन मुंबई की तरफ आगे बढ़ गई। प्रीति खिड़की से बाहर के खूबसूरत नज़ारे देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, मानो उसका सपना सच होने वाला था। लेकिन वहीं दूर भीड़ में खड़ा एक लड़का सबकी नज़रों से बचते हुए प्रीति को बार बार देख रहा था। लेकिन प्रीति और उसके पापा और अंकल आंटी इस बात से अनजान थे, और वो लड़का बार बार कभी इस डिब्बे से उस डिब्बे में आ जा रहा था। लेकिन हर आधे घंटे में वो फिर प्रीति के डिब्बे में आता और उसे घूरने लगता। उसने चेहरे पर एक रुमाल बांध रखा था, शायद वो अपनी पहचान छुपाना चाहता था। खैर, रात हो जाती है। प्रीति, उसके पापा और अंकल आंटी घर से साथ लाया हुआ खाना बैग से निकालते हैं, जो प्रीति की माँ ने उसके लिए बहुत ही प्यार से बनाया था, और साथ बैठकर खाने लगते हैं। फिर जैसे जैसे रात होती है, ट्रेन में एक सन्नाटा सा छाने लगता है और सभी सोने की तैयारी कर रहे थे। प्रीति भी अब थक चुकी थी और सो जाती है। इसके बाद अगली सुबह 2 मई 2013 को ट्रेन 7:55 पर मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर पहुंच चुकी थी। प्रीति बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। प्रीति, उसके पापा और अंकल आंटी ट्रेन से नीचे उतरते हैं। प्रीति के पापा ने उसका बैग उठा रखा था, जिसमें प्रीति के कपड़े, बुक्स और भी कई सामान थे, और वो आगे आगे चल रहे थे। प्रीति काफी थका महसूस कर रही थी, इसीलिए वो अपनी आंटी के पीछे चल रही थी। तभी अचानक प्रीति के कंधे पर कोई पीछे से थपथपाता है, और जैसे ही प्रीति देखने के लिए पीछे मुड़ती है, वो लड़का जो उसे पूरे रास्ते घूरते आ रहा था, उसके हाथ में एक बड़ा प्लास्टिक का डिब्बा था, जो वो प्रीति के चेहरे पर उड़ेल देता है और तुरंत वहां से भाग लेता है।
आसपास के राहगीर देखने लगते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या, लेकिन प्रीति जोर जोर से चीखना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे बहुत जलन महसूस हो रही है और मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ। प्रीति के पापा और आंटी पर भी कुछ छींटे पड़ी थी और साथ ही 2 और राहगीर, जिनमें से एक समीर शेख भी इसकी चपेट में आया था, उन्हें भी जलन महसूस हुई और फिर उन्हें समझते देर नहीं लगी कि प्रीति पर एसिड फेंका गया था। फिर समीर शेख चिल्लाता है कि सलमान, उसे पकड़ो, उस लड़के को पकड़ो, और वो भी उस लड़के के पीछे भागता है। लेकिन देखते ही देखते वो लड़का सबको चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। अब शोर शराबा मच चुका था और भीड़ लग जाती है। जीआरपीएफ के लोग वहां आ जाते हैं। फिर प्रीति को तुरंत गुरु नानक हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर प्रीति का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, लेकिन प्रीति की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसे बेहतर इलाज के लिए मसीना हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है। प्रीति की दोनों आंखें और चेहरा लगभग पूरी तरह से डैमेज हो चुका था और उसके इंटरनल ऑर्गन्स पर भी इसका बहुत गहरा असर हुआ था। या यूं कहे कि एसिड ने मुंह के जरिए शरीर के अंदर पहुंचकर गले और अंदर के ऑर्गन्स को भी इंजर्ड कर दिया था। टेस्ट के बाद पता चला कि प्रीति पर सल्फ्यूरिक एसिड फेंका गया था। आखिर में महाराष्ट्र सरकार भी प्रीति की मदद के लिए आगे आती है और 18 मई 2013 को उसे बॉम्बे हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज दिया जाता है। प्रीति के लगभग पूरे शरीर को पट्टी से लपेट दिया गया था। कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहां पर घाव ना हो। उधर पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी, लेकिन उन्हें अभी तक कोई खास कामयाबी हाथ नहीं लगी थी। जिस जगह पर प्रीति के साथ ये हादसा हुआ था वहां पर सीसीटीवी का कोई एंगल नहीं था, लेकिन प्लेटफॉर्म के एक दूसरी ओर कैमरे में दिखता है कि जिस वक्त यह घटना हुई उसके कुछ ही पलों के बाद एक लड़का बहुत ही तेजी से दौड़ता हुआ निकलता है और वो काफी घबराया हुआ लग रहा था। पुलिस को लगा हो ना हो ये वही लड़का है, लेकिन फुटेज काफी दूर की थी, इसीलिए उस लड़के का चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उस फुटेज के आधार पर एक स्केच तैयार किया जाता है और प्रीति को दिखाया जाता है और कोशिश की जाती है कि वो कोई क्लू दे सके। प्रीति 3 लड़कों के नाम बताती है, पवन गहलोन, अंकुर पवार और सत्यम वर्गीस, जिन पर उसे डाउट था क्योंकि चेहरे पर रुमाल होने की वजह से उसने हमलावर का चेहरा नहीं देखा था, इसलिए वो पक्के तौर पर कुछ नहीं बता सकी। इसके बाद 8 मई को मुंबई पुलिस दिल्ली के लिए रवाना होती है और वहां पहुंचने के बाद वो प्रीति के दोस्तों और कुछ पड़ोसियों से भी पूछताछ करती है। इसके बाद पुलिस पवन और सत्यम के घर पहुंचकर दोनों से पूछताछ करती है। पवन और सत्यम तो घर पर मौजूद थे, लेकिन अंकुर के पिता नारायण लाल बताते हैं कि अंकुर हरिद्वार में है और वहीं एक 5 स्टार होटल में जॉब करता है और जिस दिन यह घटना हुई उस दिन वो वहीं इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ था। इसके बाद पुलिस वहां से वापस आ जाती है, लेकिन शक की बिना पर पवन और सत्यम को अरेस्ट कर लेती है और अपने साथ मुंबई लेकर आती है। पुलिस पूछताछ के बाद जब ये कंफर्म हो जाता है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन सत्यम वर्गीस दिल्ली में था, तो उसे जाने देती है। लेकिन पवन को जेल भेज दिया जाता है क्योंकि पुलिस का मानना था कि उसी ने प्रीति पर एसिड फेंका था। क्योंकि प्रीति पर अटैक होने के कुछ ही दिनों बाद पवन ने प्रीति की बहन को फोन किया था और प्रीति की हालत के बारे में पूछ रहा था और ये बात तनु अपने पापा को बताती है। फिर उसके पापा ये बात पुलिस को बताते हैं। इससे उनका शक और भी गहरा हो जाता है, लेकिन पवन का कहना था कि वो बेकसूर है। जब प्रीति के पिता ने अपने स्तर से पता किया तो उन्हें मालूम हुआ कि जिस दिन यह घटना हुई उस दिन पवन रोहतक में था, न कि मुंबई में, जिससे पता चला कि पवन सच बोल रहा है। इसके बाद पवन को कोर्ट बेल पर रिहा कर देती है। अब पुलिस के हाथ फिर से खाली हो जाते हैं। उधर बेचारी प्रीति डॉक्टर से रोज पूछती कि उसकी पट्टी कब खोली जाएगी और वो कब फिर से देख सकेगी। डॉक्टर उसे दिलासा देते कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम फिर देख सकोगी। लेकिन प्रीति की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। उसे बोलने में भी काफी तकलीफ हो रही थी। वो अब लिखकर अपने पिता से बात करती। उसे जब कुछ कहना होता तो वो अपने पापा को बुलाती और लिखने की कोशिश करती और उसके पापा उसकी मदद करते। उसने जो कुछ भी लिखा था उसकी कुछ लाइंस ये हैं, मैं अपनी मौसी के पीछे पीछे चल रही थी, तभी अचानक किसी ने मेरे ऊपर कुछ फेंका। मुझे पता ही नहीं चला कि वो गोरा था या काला। मुझे बहुत जलन महसूस हो रही थी, मैं तड़प रही थी। अगर मौसी मेरे साथ ना होती तो शायद मैं उस दिन मर ही जाती।
अब तक तो घर में सबको पता चल गया होगा। मम्मी बहुत ज्यादा परेशान होंगी। मैंने INHS की नौकरी के लिए बहुत तैयारी की थी, बहुत मेहनत की थी। लेफ्टिनेंट नर्स की नौकरी पाकर मैं बेहद खुश थी। मैं ये जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन अब मेरी ये नौकरी भी शायद चली गई। यहाँ डॉक्टर मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं। सर्जरी कब होगी, ये प्लास्टर कब हटेगा, हम और कितने दिन यहाँ रहेंगे। कल शाम से हाथ की मूवमेंट में भी पेन है, पहले नहीं था। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, क्या मेरी आंखें खराब हैं? उन्होंने बताया जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होगा मैं नहीं देख पाऊंगी, और ट्रांसप्लांट तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं चेहरे से ठीक ना हो जाऊं। मम्मी ने तो मेरे लिए रिश्ते भी देखने शुरू कर दिए थे, पर अब मुझे सुंदर नहीं दिखना है। ये सारी बातें अलग अलग वक्त में प्रीति ने लिखी थी। और एक बात जो वो हर रोज पूछा करती कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ ऐसा किसने किया। वो अपने पापा से पूछती कि उसके साथ ऐसा किसने किया, क्या वो पकड़ा गया। लेकिन अफसोस, जब तक प्रीति जिंदा रही उसको इस सवाल का जवाब नहीं मिला। और आखिरकार ठीक 1 महीने के बाद 1 जून को प्रीति ये जंग हार जाती है। प्रीति की मौत हो जाती है। वो घर से मुंबई खुशियां लेकर गई थी, लेकिन वापस ताबूत में बंद होकर आती है। और पूरे नरेला के लोग प्रीति के साथ हुए हादसे और उसकी मौत से बहुत ज्यादा गमगीन थे। इसके बाद प्रीति का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसके बाद प्रीति के पिता बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करते हैं कि इस केस को मुंबई क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट इस केस को 1 जनवरी 2014 को मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप देती है, ठीक इस कांड के 8 महीने के बाद। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली पहुंचती है और प्रीति के दोस्तों और बत्रा नर्सिंग स्कूल, जहां प्रीति नर्स की ट्रेनिंग किया करती थी, वहां के उसके कलीग से पूछताछ करती है। प्रीति की एक दोस्त उन्हें बताती है कि प्रीति ने उसे बताया था कि अंकुर पवार उससे जलता है और उसने उसे शादी का प्रपोजल ठुकराने के बाद धमकी भी दी थी। इसके बाद 15 जनवरी 2014 को क्राइम ब्रांच के लोग सीधा दिल्ली के नरेला पहुंचते हैं और प्रीति के पड़ोस में रहने वाले अंकुर पवार के घर दबिश डाली। वो उसे उठाकर अपने साथ मुंबई ले आते हैं। ये वही अंकुर पवार था जिसके पिता से पहले मुंबई पुलिस ने पूछताछ की थी, लेकिन उन्होंने पर्सनली अंकुर से पूछताछ करने की जहमत नहीं उठाई थी। खैर, अब सभी दंग थे कि अंकुर को क्यों उठाया गया है। खुद प्रीति के माँ बाप को भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। 23 साल का अंकुर पवार प्रीति का पड़ोसी था और दोनों परिवार एक दूसरे के फैमिली फ्रेंड भी थे। अंकुर पवार को जब एग्जामिन किया जाता है तो देखा गया कि उसके हाथ और चेहरे पर जलने के कई निशान थे। मुंबई क्राइम ब्रांच उससे पूछती है कि ये निशान कैसे हुआ, तो अंकुर इसका कोई सही जवाब नहीं दे पाता है। और जब टेस्ट हुआ तो पता चला कि ये निशान एसिड की वजह से हुआ है। जब 1 मई 2013 की अंकुर की फोन लोकेशन निकाली गई तो वो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की दिखा रही थी। और 2 मई 2013 को जिस वक्त प्रीति पर अटैक हुआ था, उस वक्त उसकी फोन की लोकेशन बांद्रा टर्मिनस पर थी। इसके बाद उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और फिर उसने कहानी बताई कि प्रीति की वजह से उसके घर वाले उसे रोज ताना मारते थे, क्योंकि प्रीति हर चीज में अंकुर से आगे निकल गई थी। अंकुर ने खुद उड़ीसा की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट कर रखा था। उसके माता पिता ने उसकी एजुकेशन पर भारी रकम खर्च की थी, लेकिन फिर भी अंकुर बेरोजगार था और इस बात पर माता पिता उस पर ताने कसते थे। और प्रीति ने उससे शादी करने का प्रपोजल भी ठुकरा दिया था। इससे अंकुर के अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था। अंकुर पवार की माँ प्रीति के घर जाती रहती थी। इसी बीच उन्हें पता चला कि प्रीति का इंडियन नेवी में नर्स के तौर पर सिलेक्शन हो गया है और उसकी सैलरी करीब 50,000 रुपये होगी। इसके बाद अंकुर को एक बार फिर से ताना पड़ता है। इस बार उसे इतना गुस्सा आया कि उसने डिसाइड किया कि वो प्रीति को सबक सिखाएगा। इसके बाद अंकुर एक बैटरी की शॉप पर जाता है और कहता है कि वो भी एक शॉप खोलने वाला है और फ्यूचर में वो उससे बहुत सारा एसिड खरीदेगा, लेकिन फिलहाल उसे 2 लीटर एसिड टेस्टिंग के लिए चाहिए। दुकानदार उसे एक प्लास्टिक के डिब्बे में 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड दे देता है। उसकी माँ ने उसे बताया था कि प्रीति 1 मई को गरीब रथ एक्सप्रेस से मुंबई जा रही है। उस दिन अंकुर भी सबसे छिपते छिपाते बिना टिकट लिए ट्रेन में सवार हो जाता है। वो प्रीति पर तेजाब फेंकने के लिए सही मौके की तलाश में था। उसका इरादा था कि जहां मौका मिलेगा वो प्रीति पर तेजाब फेंक कर भाग जाएगा। सफर के दौरान प्रीति कई बार वॉशरूम भी जाती है
लेकिन ट्रेन की रफ्तार तेज होने की वजह से अंकुर को मौका नहीं मिला, क्योंकि अगर वो चलती ट्रेन में प्रीति पर तेजाब फेंकता तो उसे मालूम था कि पैसेंजर उसे पकड़ लेंगे और शायद जान से मार दें। फिर जैसे ही प्रीति बांद्रा टर्मिनस पर उतरती है, अंकुर को लगा कि यही सही मौका है और उस वक्त उसने अपने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था। तभी वो प्रीति पर तेजाब फेंककर भाग जाता है। इसके बाद वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर वापस दिल्ली जा रही ट्रेन में घुस जाता है और घर पहुंचकर कहता है कि वो हरिद्वार के एक होटल में इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ था। लेकिन बाद में जांच के दौरान जब पुलिस क्रॉस चेक करती है तो होटल वाले बताते हैं कि ऐसा कोई इंटरव्यू कभी हुआ ही नहीं। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच अंकुर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती है और मुंबई की स्पेशल वुमेन कोर्ट में इस मुकदमे को चलाया जाता है। शिनाख्त के लिए पुलिस समीर शेख और सुमित कुमार और एक दुकानदार जिसने अंकुर को भागते हुए देखा था, उनके सामने परेड कराती है। यानी कि कई लोगों के बीच में अंकुर को खड़ा किया जाता है और उनसे शिनाख्त करने के लिए कहा जाता है। वो तीनों अंकुर को देखते ही पहचान लेते हैं। अब इतने सबूत क्राइम ब्रांच के लिए काफी थे कोर्ट में साबित करने के लिए कि अंकुर ही प्रीति का असली मुजरिम है। इन सारे सबूतों और गवाहों को देखने और सुनने के बाद मुंबई स्पेशल वुमेन कोर्ट के जज एएस शिंदे एक लैंडमार्क जजमेंट देते हैं और साथ ही उन्होंने जो कहा वो काफी विचलित कर देने वाला था। उन्होंने अपने जजमेंट में कहा कि एसिड अटैक रेप से भी ज्यादा ब्रूटल क्राइम है, क्योंकि जब रेप होता है तो लड़की की आत्मा को कुचला जाता है, जिससे उसकी मानसिक हालत बिगड़ती है। फिर भी रेप की विक्टिम को समझा बुझाकर अलग रखकर फिर से उसकी जिंदगी को पटरी पर लाया जा सकता है। और ऐसे दर्जनों केस हैं जिसके बाद रेप विक्टिम ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन एक एसिड अटैक विक्टिम के लिए अपने उसी शरीर और चेहरे के साथ दोबारा इस दुनिया के बीच रहना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए जज का कहना था कि रेप से भी ज्यादा ब्रूटल क्राइम एसिड अटैक है। उन्होंने आगे कहा कि प्रीति 30 दिनों तक सिर्फ इसलिए जिंदा रह पाई क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि अब वो कैसी दिख रही है, उसका चेहरा अब कैसा है। उसे अब ये भी नहीं पता था कि उसकी आंखों की रोशनी कभी लौटेगी या नहीं। उसका चेहरा ऐसा हो गया था कि अगर उसके खुद के घर वाले देखें तो डर जाएं, और अगर ये असलियत उसके सामने आ जाती तो वो इतने दिनों तक जिंदा नहीं रहती, बल्कि पहले ही दिन मर जाती। उन्होंने कहा इस मामले में मौत से कम सजा नाइंसाफी होगी, इसीलिए जस्टिस एएस शिंदे अंकुर को फांसी की सजा सुनाते हैं। और ये देश का इकलौता ऐसा तेजाब कांड था जिसमें अपराधी को मौत की सजा सुनाई गई थी। प्रीति के पिता और फैमिली वाले इस फैसले से काफी संतुष्ट थे। इसके 3 साल के बाद 2019 में ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में जाता है। बॉम्बे हाई कोर्ट अंकुर पवार के द्वारा फांसी के खिलाफ की गई अपील स्वीकार कर लेती है। जस्टिस पीबी धर्माधिकारी और पीटी नाइक की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी और सुनवाई के बाद वो इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं मानते हुए अंकुर की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देते हैं, जबकि अंकुर को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वो उस वक्त भी मुस्कुरा रहा था जब जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। उसने अपनी जेलसी के कारण एक बेकसूर लड़की की जिंदगी छीन ली और एक माँ बाप की दुनिया उजाड़ दी। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में प्रीति के लिए प्रेज जरूर करें। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्राइम वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, सावधान रहें। थैंक यू वेरी मच।